Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, today we will be starting with our chapter number 2 of history. The name of the chapter is Writing and City Life. And in this chapter, we will actually be studying about the Mesopotamian civilization. ठीक है? मेसोपोटामिया की जो civilization है उसके बारे में हम पढ़ेंगे in this chapter. And we will see कि during this chapter only, during this civilization only, for the first time we see coming of writing and somewhere development of city life, urbanization, and that is why we have actually named this chapter as Writing and City Life. Okay, so why are we moving from our first chapter directly to this Mesopotamian civilization? We will see actually there is a kind of, you can say, certain kind of continuation. अगर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स प्राइमेट से धीरे धीरे डेवलप हुए, कैसे वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, आई मीन पहले कैसे वो होमोनॉइड्स हुए, फिर होमोनिड्स हुए, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमो की अलग अलग स्पीशीज, होमो हैबिलस हो, इरेक्टस हो, और या फिर फाइनली अपने होमो सेपियंस हो. इस पूरे फेज में हमने देखा था उनके स्ट्रक्चर में, बॉडीली स्ट्रक्चर में चेंज हुआ था और फाइनली वो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग जैसे डेवलप हो गए थे. बट उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो अभी भी मोर और लेस उसी टाइप से थी, यानी कि हंटिंग पे डिपेंडेंट, गैदरिंग पे डिपेंडेंट, या फिर फिशिंग पे डिपेंडेंट, या फिर स्कैवेंजिंग. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी सॉ कि क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए थे तो पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो गया था. दिस वाज द टाइम पीरियड जहाँ पे हम देखेंगे ग्रासलैंड्स आ गए थे, और उसके अलावा ग्रेन्स ग्रो करने लग गए थे, जैसे कि व्हीट, बार्ली, मतलब कुछ कुछ ग्रेन्स ऐसे ग्रो करने लग गए थे. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो ह्यूमन बीइंग्स अब जो फाइनली डेवलप हो गए थे, इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना सीखा कि जो ये ग्रेन्स हैं वो, चाहे सबसे पहले हो सकता है एक्सीडेंटली हुआ हो, फिर उन्होंने नोटिस किया हो कि ये तो ग्रो होके इससे और ग्रेन्स निकल जाते हैं. सो दे अंडरस्टूड कि ये भी एक तरीका है कि हमारे पास इजीली अवेलेबल होगा फूड, हमें फूड के लिए यहाँ से वहां जाना नहीं पड़ेगा. नोमैडिक वाली लाइफ या मूविंग फ्रॉम हेयर एंड देयर वाला काम नहीं करना पड़ेगा. इट विल बी इजियर फॉर अस टू सेटल एट वन प्लेस. तो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एंड इसी टाइम पीरियड में इन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, और डोमेस्टिकेट करके अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो रिगार्डिंग देयर मिल्क प्रोडक्शन हो, या प्रोड्यूस करना हो, या जितने भी एनिमल यूजेस हैं. सो दिस इज व्हाट वी सॉ कि ये चीजें स्टार्ट हो गई थी, उनको पता चल गया था बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस एंड बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट दैट थिंग्स कैन बी नाउ अंडर आवर कंट्रोल. तो अब उन्होंने एक सेटल कि रहना ही पड़ेगा, कि वहां पे उनको देखना पड़ेगा कि वो जो ग्रो हो रहा है क्रॉप्स वगैरह, वो कब उनको हार्वेस्ट करना है, कब उनका ध्यान रखना है, ऑल दीज थिंग. तो वो एक सेटल लाइफ जीने लग गए थे. अब एक जगह पे ही रहते थे, जनरली ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे इजिली वाटर अवेलेबल हो, सारी की सारी चीजें क्या हो उनके लिए फेवरेबल हो. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ. After this, now we will notice that now we come across a major now next milestone. एक डेवलप था, वो था राइटिंग एंड डेवलपिंग सिटीज. ठीक है, तो ये कैसे डेवलप हुआ, दैट इज व्हाट वी विल बी doing in this chapter. और इसीलिए this chapter is very important, या this phase of history is very important कि कैसे human develop हो रहे हैं. As I told you कि in 11th class we will be dealing with history, completely world history. ठीक है, starting से evolution से final development कैसे कहाँ तक हुआ वहां तक अपने पहुंचेंगे major historical part के हिसाब से, है ना. So हम first phase से second phase पे पहुंचे हैं कि human beings अब किस हिसाब से develop हो रहे हैं.
और इस फेज को पढ़ने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट सिविलाइजेशन जो है वो अपनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो इसके अराउंड कंटेम्प्रेरी और सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन थी, इजिप्शियन थी, और भी देयर वर फ्यू मोर you can say civilization, but this is most appropriate, and about the others also we'll study here and there. And if we talk about Harappan civilization, वो तो हम डिटेल में करेंगे ही in our 12th standard, ठीक है? So now since we know a kind of brief background of the chapter, we can start with the chapter. Okay, so moving on, ये जो टर्म है मेसोपोटामिया, ये कहाँ से आता है ये देख लेते हैं। तो इट एक्चुअली जो सिटी लाइफ थी मेसोपोटामिया में, इट स्टार्टेड बिटवीन टू मेन रिवर्स, ठीक है, लैंड बिटवीन टू मेन रिवर्स। और ये टू मेन रिवर्स कौन सी हैं? अपनी यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। You can clearly see it on your screen as well. I'll just mark it again so that it becomes clear to you. ये वाली जो river है हमारी, this is our Tigris river and this river is our Euphrates river, ठीक है? यानी इन दो लैंड मासेस के बीच में, सॉरी, इन दो रिवर्स के बीच में जो लैंड मास है, एक्चुअली में नॉट ओनली इन मिडिल, स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, बट इसके अराउंड ही हम देखेंगे कि जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, ये पूरी की पूरी हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड आवर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। बट इट डिड बेसिकली स्टार्ट बिटवीन दीज टू मेन रिवर्स, और ये अपनी टू मेन रिवर्स कौन सी है? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ओके, यू नीड टू रिमेम्बर दीज rivers, name of these rivers and the area around which this civilization flourished. और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कंट्री, तो आज के टाइम पे जो रिपब्लिक ऑफ ईरान है, वहां वाली जो एरिया है, वहां पे अपना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ, ठीक है? द नेम इटसेल्फ अगर हम बात करें मेसोपोटामिया, ये ग्रीक वर्ड्स से बना है, दो ग्रीक वर्ड से, बेसिकली मीजोस और पोटामोस, ठीक है? तो हम अगर देखें यहाँ पे तो आ जाएगा, मीजोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामस का मतलब होता है मीनिंग रिवर, यानी मेसोपोटामिया, ठीक है? इसके बीच में जो हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, इट इज नोन फॉर इट्स प्रोस्पेरिटी, सिटी लाइफ, द ग्रेट अमाउंट ऑफ लिटरेचर according to that time period. Okay, and added to it is kind of development in maths, astronomy and lot of fields related to, you can say, जो हम science वगैरह से relate करते हैं. Okay, so this is the civilization which saw great development. These, when we say it, maybe initially you may not find it ki what is such a big achievement, why are we talking about it? But the thing is that understand, from a life where people did not know anything, they are moving on to a state where they are having cities, they are living a prosperous life, they are having knowledge of writing, and they have left lot of literary work for us to understand about their civilization. And उनकी मैथ्स हम पढ़ेंगे इन डिटेल, बहुत ज्यादा अच्छी थी, टेक्निकल, उनको स्क्वायर रूट ये सारी चीजें आती थी। एस्ट्रोनॉमी में भी वो लोग बहुत अच्छे थे कि किस टाइप से बेसिकली कितने मंथ्स होते हैं, कितने वीक्स, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स we'll study each of them in detail. But to start, we should know कि this civilization was a great civilization which saw a lot of development and did remarkable things for the history in the world. अगर हम देखें पूरी, तो this was a great time where human being developed a lot. इनका जो राइटिंग सिस्टम था और जो इनका लिटरेचर पार्ट था, इट स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट मेडिटेरेनियन, जो हमें पता है मेडिटेरेनियन सी होती है, उसके अराउंड वाली एरिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से नॉर्दर्न सीरिया और टर्की, वहां तक इनका जो भी लिटरेरी वर्क था, दैट वाज स्प्रेड अराउंड, ठीक है? एंड इट वाज बेसिकली, हम बोलेंगे कि this writing system and literature of theirs spread to eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BC. Okay, and हम
ये बेसिकली इसीलिए हुआ था ताकि किंगडम्स ऑफ द एंटायर रीजन वो जो है वो एक दूसरे तक चीजों को कन्वे करते थे एंड दे वर राइटिंग टू वन अनदर, तभी तो इतनी दूर एरिया तक ये जो रिटन पार्ट है ये स्प्रेड है, बिकॉज दे वर समवेयर communicating and they were writing and sending things from one part of area to the other. Okay, now and similarly हम बोलेंगे and even to the pharaohs of Egypt, ठीक है, and it was written in the language and script of Mesopotamia. So we know that these people had, we will have other evidences also that these people were having kind of connections with and maybe trade relation and other with the other civilization of that time period. Okay, now अब हम जब हमारे पास एक बेसिक आइडिया है कि कैसे ये सिविलाइजेशन इतनी ग्रेट क्यों थी और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि कैसे सिटी लाइफ और राइटिंग डेवलप हुई, क्या इनके बीच में कनेक्शन था और इनके आने के बाद आगे क्या लाइफ में चेंजेस आए, ठीक है, ऑफ दीज पीपल। सो अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है मेनली वो अर्बनाइज साउथ से शुरू हुई थी, ठीक है, जिस एरिया को हम सुमेर और अक्कड़ बोलते हैं, ठीक है, यू कैन सी सुमेर क्लियरली ऑन योर स्क्रीन, जो अक्कड़ है वील सी इट इन द अदर मैप। तो इन द बिगनिंग तो हम देखेंगे कि मेनली जो अर्बनाइज साउथ है इट वाज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कड़, वहां पे हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो ज्यादा है। आफ्टर 2000 BCE जब बेबीलोन एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था तो फिर उस एरिया के लिए हमने टर्म यूज करना शुरू कर दिया बेबीलोनिया। अगेन यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, एंड फ्रॉम 1100 BCE असीरियंस जो है उन्होंने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था इसी एरिया के नॉर्थ पार्ट में। यू कैन सी असीरिया क्लियरली ऑन योर स्क्रीन, आई जस्ट अगेन अंडरलाइन इट। So we have talked about Sumer, we have talked about Babylon. Okay, so Assyria जो है, this was again one area which was becoming more important from about you can say 1100 BCE, but it was in the northern area. अभी तक हमने साउथ की बात की है, तो उस इसीलिए इस एरिया को हमने असीरिया बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो फर्स्ट नोन लैंग्वेज जो है ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन and gradually it was replaced by the Akkadian language around 2400 BCE, जब यहाँ पे basically Akkadian speakers आ गए थे और वो लोग थोड़े dominant थे तब। And this language actually flourished till about Alexander's time, that is 336 to around 323 BC, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये वाली जो लैंग्वेज है ये कंटिन्यू हो रही, ठीक है। सो विच वन अकेडियन, एंड देन ये है कि ठीक है ये मेन लैंग्वेजेस थी, बट इनके अलावा थोड़े बहुत रीजनल चेंजेस भी थे जो अकर हो रहे थे हेयर एंड देयर। ओके, देन फ्रॉम 1400 BCE से अगर हम बात करें तो we will see that one more language came in and that was Adamic, ठीक है। तो Adamic language जो है वो ऐसी लैंग्वेज थी जो अराउंड 1400 BCE से स्टार्ट होने लगी। एक सिमिलर लैंग्वेज जो है इसी लैंग्वेज से सिमिलर जो है हिब्रू, इट वाज आल्सो वाइड स्पोकन आफ्टर 1000 BCE एंड अभी भी ये जो हिब्रू लैंग्वेज है ये इराक के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है, ठीक है। सो नाउ अगेन हमें ब्रीफली पता चल गया है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पे थी। इस सिविलाइजेशन को हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं एंड बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होता है पर कभी कभी दूसरे नाम से भी इनको बोल दिया जाता है, जैसे वी नो अबाउट आवर इंडस हड़प्पन, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, ऐसे डिफरेंट नेम्स। एंड वी हैव सीन कि सिटी लाइफ डेवलप हो गई थी, लिटरेचर अच्छा डेवलप हो गया था, राइटिंग, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट इट। हमें इस टाइम पीरियड और फिर ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती थी ये भी हमें पता है। इस टाइम हम जब भी हिस्ट्री का कोई भी पार्ट पढ़ेंगे
तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सोर्सेज, बिकॉज उस ये कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात तो है नहीं, इट इज अबाउट समथिंग विच इज thousands of years back. उस टाइम पे ऑब्वियसली वी वर नॉट प्रेजेंट एंड वी डोंट नो एनीवन हु वाज प्रेजेंट ऑब्वियसली. सो यानी हमें उस टाइम पीरियड के बारे में सोर्सेज से पता चलता है. सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बिल्डिंग, ऑर्नामेंट, स्टैचू, ग्रेव्स, क्ले टैबलेट्स, टूल्स हो सकते हैं, सील्स हो सकते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें जो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में बताती है. और स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि सील्स और कुछ टूल्स, क्ले टैबलेट्स जिसमें लिखा हुआ है, ग्रेव्स, ये मतलब इससे पहले वाले टाइम पीरियड में ऑब्वियसली रिटन पार्ट नहीं था तो नहीं थी. और बिल्डिंग्स और ये वाली सारी चीजें जो है ये हमें इस टाइम के बारे में बताती है. ठीक है, सो वी हैव दीज सोर्सेज. ये तो अपनी हो गई, हम बोल लेंगे जैसे कि यू कैन से मटीरियलिस्टिक सोर्सेज विच टेल अस अबाउट दिस टाइम पीरियड. और यहाँ पे जब हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया में जब ये सोर्सेज हमें मिलते कैसे हैं, एक्सकवेशन से मिलते हैं. आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो एक्सकवेशन और ये सब करके फाइंड आउट करते हैं. तो बेसिकली 1840s के अराउंड क्या है डेवलप हुआ था, जो एक तरीके का बोलेंगे सर्च फॉर फाइंडिंग आउट दिस सिविलाइजेशन. तो मेनली दो साइट जो है उरुक और मारी नाम की, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, उन पे एक्सकवेशन स्टार्ट की थी. एंड बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत टाइम लेके, बहुत अच्छे से, और बहुत ज्यादा हम बोलेंगे कि प्रिकॉशंस एंड बेसिकली बहुत टाइम लेके इन्होंने यहाँ पे एक्सकवेशन की. ठीक है, तो जैसे आई सेड कि हम बिल्डिंग, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव, टूल्स, सील्स, ये जो है ये सोर्सेस तो है. इनके अलावा थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास इस टाइम पीरियड के, जो हमें बताते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में. ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट मेसोपोटामिया जो है उस पे व्हेन वी से कि इतनी ज्यादा एक्सकवेशन क्यों हुई. इनिशियली स्टार्ट हुई थी, दो साइड पे ज्यादा हुई, फिर उसके बाद पूरे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स है ना, उस पे बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके की रश हो गई थी कि इसका हमें एक्सकवेशन करना ही करना है. ठीक है, तो इसका क्या रीजन था ये देख लें. एक्चुअली में क्या था, मेसोपोटामिया जो है इट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो है, बाइबल वी नो इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, यूरोपियंस आर मेनली क्रिश्चियंस. तो जो उनकी बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल है, उसमें कुछ जगह का रेफर किया होगा. ठीक है, जैसे बुक ऑफ जेनेसिस जो है ओल्ड टेस्टामेंट में, उधर एक टर्म यूज किया हुआ है शिमर. ठीक है, और ये जो शिमर है इसको वो लोग इक्वेट करते हैं टू सुमेर. सुमेर जो है इट इज अ बेसिकली लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज. ठीक है, ब्रिक बिल्ट सिटीज ऐसे मेंशन है, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज है जो शिमर मेंशन है और जो सुमेर एरिया. तो ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स जो यूरोप के हैं उनको ये लगा कि मेसोपोटामिया जो है हमारा ही क्या है, एंसेस्ट्रल लैंड है, यानी कि हमारे ही लोगों का पुराना लैंड है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द मेसोपोटामियन पीपल, दैट इज व्हाट द यूरोपियन पीपल started thinking and they wanted to know more about that area, because वो उसको एसोसिएट कर रहे थे अपनी हिस्ट्री से. ठीक है, तो जैसे ही आर्कियोलॉजिकल वर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो एक तरीके का उनकी कोशिश शुरू हो गई कि हमें प्रूफ करना है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है वो टोटली क्या है, ट्रू है, और वो असली में हुआ था. और कहाँ पे हुआ था, उस एरिया में जिसको हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, so I will just again in a very, you can say very short or a nutshell kind of explanation, जब I'll just explain again कि जब जैसे ही पता चला कि एक ऐसी एरिया
एक्सकवेट हुई है और उन्होंने देखा कि नाम उस एरिया का सुमेर के नाम से हम रख सकते हैं और उसमें बहुत सिमिलैरिटी है जो हमारी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है शिमर के नाम की जगह से। तो ये तो लगता है हमारे ही एंसेस्टर्स या हमारे ही पुरानी जगह है, ओरिजिनल जगह है। तो अब हमारे अंदर एक यानी यूरोपियंस के अंदर एक आ गया था कि हमें प्रूव करना है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी लिखा हुआ है हमारी बाइबल में वो लिटरली भी ट्रू है, ऐसा हुआ था। इसीलिए एक्सकवेशन जो है वो बहुत पेसअप हो गई थी इन दिस एरिया, ठीक है। So from the mid 19th century, there was no stopping of enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia. तो अराउंड मिड 19th सेंचुरी तक हम देखेंगे कि जो मतलब सारे यूरोपियंस हैं वो लोग इसी में लग गए थे कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में और चीजों का पता करना। इवन अपने पास मेंशन है जैसे कि 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंड किया ब्रिटिश म्यूजियम को कि आप ऐसी एक टैबलेट ढूंढो मेसोपोटामिया के एरिया में जिसमें वो स्टोरी ऑफ फ्लड लिखी हुई हो जो बाइबल में लिखी हुई है। ओके, सो एक्चुअली में क्या है, इफ यू हैव सर्टेन आइडिया और इफ यू हैव स्टडीड समवेयर, तो इट इज मेंशन्ड इन द बाइबल कि एक फ्लड was basically destined जो पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे अर्थ पे, बट गॉड ने चूज किया एक मैन को जिसका नाम था नोवा कि आप हर स्पीशी के 2 जेंडर्स को मतलब पेयर को आप एक बड़ी सी बोट बना के उसमें रखो ताकि जब फ्लड आए तो जो लिविंग थिंग्स है वो सरवाइव कर पाए एंड लाइफ डज नॉट एंड, ठीक है, एंड लाइफ एक्चुअली सर्वाइव्स ऑन अर्थ। तो नोवा ने एक बहुत बड़ी बोट बनाई थी और उस पे फिर ईच पेयर ऑफ स्पीशीज, एनिमल, बर्ड, सारी चीजें रखी थी एंड सिमिलर स्टोरीज मेंशन। तो वो बोल रहे थे ऐसा ही कुछ हमें एविडेंस ढूंढना है कि ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ मेंशन कहीं पे ताकि हम कुछ सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो इवन फाइनेंस किया था ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने ब्रिटिश म्यूजियम को कि आप ऐसा कुछ ढूंढो, क्ले टैबलेट या कोई भी टैबलेट जिसमें इस फ्लड की स्टोरी नरेट की गई हो जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है वैसे ही। सो देन वैसे again if when they were searching obviously they even found one striking similar story in Mesopotamian tradition also जिसमें जो प्रिंसिपल कैरेक्टर था उनका नाम जीवसुद्रा था, ठीक है, या उत्नापिज्म भी उनको बोला जाता था, ठीक है। तो similar kind of they were kind of searching to prove whatever was written in Bible is totally true, मतलब वो literally भी उसको prove करने का उनको लगा कि हम कर पाएंगे, इसीलिए एक टाइप का enthusiasm generate हो गया था among the Europeans to find out more about that period, ठीक है। बट धीरे धीरे ये चीज जो है ये स्लो डाउन हो गई बाय 1960s। अब उनको समझ आने लग गया कि ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरीज जो हैं मे बी मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब अब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गए। obviously religiously this is believed true, so something this was something that they were saying that okay it may be true but now we should move to the other things, that is अब हमें इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए इस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स भी डेवलप हुई, चीजें बहुत सोफिस्टिकेटेड हुई, बहुत रिफाइंड हुई एंड what is more is that attention was directed to different questions including reconstructing the life of people living there, लोग कैसे रहते हैं, not only the major ruling power या elite but common people भी कैसे रहते थे, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, किस टाइप का उनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर था, व्हाट वर देयर अदर बिलीफ्स, किस चीजों पे फोकस देने लग गया, ठीक है। तो ये जो पहले से एक टाइप का इनके अंदर रश था that to prove the literal truth of biblical narratives, वो अब धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया था और अब जो है वो लोग इसको एज हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एज अ हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे डेवलप हुआ और ह्यूमन बींग्स का कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे धीरे धीरे चेंज हुई
and how basically it was changing if we talk in terms of the whole system that they followed and their whole lifestyle. ठीक है, यानी कि फोकस अब चेंज हो गया था और एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया था इस टाइम पे। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि क्यों ये सिविलाइजेशन एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन है। हमने सेकंड चीज ये देखी है कि जो ये अपनी सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन में क्या क्या डेवलपमेंटल फेजेस थे, क्या क्या रिमार्केबल अचीवमेंट्स थे, मतलब एक ब्रीफ हमने डिस्कस जैसे किया है, इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को इस सिविलाइजेशन से, है ना। एंड देन फिर एक्सकवेट सोर्सेस क्या होते हैं हिस्ट्री के, एंड देन फाइनली कि कैसे एक्सकवेशन यहाँ पे इनिशियली बहुत ज्यादा अलग मोटिव से स्टार्ट हुई थी बट एक लार्ज स्केल पे हुई थी, जिसका अपने को फायदा है कि अपने को पता चल गया इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ। एंड उसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब पढ़ा जाने लग गया, समझा जाने लग गया, और एक्सकवेशन और हिस्टोरिकल चीजों पे फोकस दिया जाने लगा। ठीक है, so now after this we will move on to the exact location of Mesopotamian civilization. लोकेशन कैसी थी, इसके आसपास की एरिया कैसी थी इन टर्म्स ऑफ माउंटेन्स थे या ग्रासलैंड्स थे, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद इसी से रिलेटेड लोग ऑक्यूपेशन क्या करते थे, रिवर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, कहाँ पे फ्लो करती थी, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस थे, मतलब एग्रीकल्चर कर पाते थे या नहीं, कैसी एग्रीकल्चर थी, किस चीज में ये किन रिसोर्सेज में रिच थे, किन में रिच नहीं थे तो उनको ट्रेड करनी पड़ी, एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई सपोज आज जितना हमने किया है इट इज क्लियर टू यू ऑल। If you have any doubt relating to whatever we have done today, please feel free to ask and we'll discuss and sort it out now itself. Any doubts? Okay, then we will meet tomorrow class. Please do give it a reading. We have just covered around 1.5 page. So give this portion a reading. If you have any doubt, we will sort it out. Okay. So bye everyone. Now we'll meet tomorrow.